स्वचालित ट्रैफिक मॉनिटरिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। आज के इस टेक्निकल एग्जीबिशन में बहुत से इनोवेटिव आइडियाज़ जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, अधोसंरचना को सुदृढ़ करने में जो तकनीक हमें मददगार सिद्ध होंगे, उन सभी तकनीकों का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग की ओर से। आप सभी से हम अनुरोध करेंगे कि उद्घाटन सत्र के बाद जो लोग तकनीकी सत्र में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वे सभी हमारे अतिथिगण इस तकनीकी एग्जीबिशन प्रदर्शनी का अवलोकन ज़रूर करें। IRC सेमिनार 2024 के तहत सतत विकास के लिए सड़क निर्माण में नवाचार इस विषय पर पैनल चर्चा भी की जाएगी। सभी सम्मानीय पैनलिस्ट अपने अपने विचार रखेंगे। आपको जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि IRC सेमिनार 2024 में देश भर से विषय विशेषज्ञ पधारे हुए हैं, जो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, चाहे वो तकनीकी हो, एकेडमिक हो, प्रशासन हो, जो रोड डेवलपमेंट से संदर्भ रखता है। सड़कों के निर्माण में और रखरखाव के तरीकों में बदलने की क्या क्षमता हो सकती है, इस सभी विचारों पर विचार विमर्श किया जाएगा। हमारे अतिथियों से मैं निवेदन करूंगी, जो मंच के सामने बैठे हैं, सब कृपया मंच का सम्मान रखें। कुछ ही क्षणों में हमारे बीच विशेष अतिथिगण पधारेंगे और हम समारोह को विधिवत रूप से प्रारंभ करेंगे। देवी और सज्जनों, हमारे बीच शुभागमन हुआ है माननीय मुख्य सचिव मध्य प्रदेश आदरणीय श्री अनुराग जैन जी का। हम जोरदार तालियों के बीच उनका स्वागत करेंगे। Ladies and gentlemen, namaskar. A very good morning to all of you. I'm Uma Iyer Ravla, your host. Please put your hands together and welcome the chief guest for today's occasion, Shri Nitin Gadkari ji, Honorable Union Minister for Road, Transport and Highways. Please put your hands together and welcome Dr. Mohan Yadav, Honorable Chief Minister, Madhya Pradesh. मंच पर बहुत जोरदार स्वागत है डॉक्टर मोहन यादव जी का। श्री राकेश सिंह जी, ऑनरेबल PWD मिनिस्टर मध्य प्रदेश शासन, बहुत बहुत स्वागत। मंच पर स्वागत है श्री अनुराग जैन, माननीय मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन। श्री KC गुप्ता, ACS गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। मैं मंच पर स्वागत करती हूँ श्री अविनाश लवानिया जी, MD MP RDC। श्री कमलेश कुमार पिपरी जी, जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए। प्रेसिडेंट IRC श्री SK निर्मल, सेक्रेटरी जनरल IRC। श्री शालुंखे जी, वाइस प्रेसिडेंट IRC। मोहित वर्मा जी, वाइस प्रेसिडेंट IRC। जोरदार तालियों के बीच स्वागत श्री RK मेहरा, इंजीनियर इन चीफ PWD गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। श्री SS बघेल, इंजीनियर इन चीफ PWD बिल्डिंग, और श्री संजय मस्के, चीफ इंजीनियर PWD। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। लेडीज एंड जेंटलमैन, we welcome you all to this prestigious IRC seminar on emerging trends and technologies in roads and bridge construction and EPC construction. The prestigious seminar is organized by the Indian Road Congress in collaboration with the Public Works Department, and I'm honored to welcome you all. May I now request the honorable dignitaries on the dais to please light the ceremonial lamp and formally inaugurate the seminar.
और पुल निर्माण में नवीनतम तकनीकों पर केंद्रित 2 दिवसीय सड़क और पुल निर्माण में नवीनतम तकनीकों पर केंद्रित 2 दिवसीय सेमिनार के उद्घाटन सत्र में आप सभी का स्वागत। इस आयोजन के लिए भोपाल से बेहतर और कौन सा स्थान हो सकता है, जहां भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है। शहर में प्राकृतिक सौंदर्य है, शहरी जीवंतता है। भारतीय सड़क कांग्रेस पूरे देश में सड़क और पुल निर्माण के मानक स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और आज जहां मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ऊंचाई पाई है और बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि झीलों की नगरी भोपाल में मध्य प्रदेश की राजधानी में आज इस सेमिनार का आयोजन हुआ है। As a token of a heartfelt appreciation, we would now like to present bouquets and mementos to our esteemed guests. Ladies and gentlemen, these leaders have continuously inspired us with their vision and commitment to building a stronger and more connected India. May I now request Honorable PWD Minister Madhya Pradesh Shri Rakesh Singh Ji to please welcome with a bouquet of flowers and mementos from Madhya Pradesh PWD and the IRC. Please welcome Shri Nitin Gadkari Ji, Honorable Union Minister for Road Transport and Highways. माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय श्री राकेश सिंह जी स्वागत कर रहे हैं माननीय नितिन गडकरी जी का। आईआरसी की ओर से स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्री कमलेश कुमार पिपरी, प्रेसिडेंट आईआरसी, जो आईआरसी की ओर से आदरणीय श्री कमलेश कुमार पिपरी जी से मैं निवेदन करती हूं कि मंच पर उपस्थित माननीय सभा के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का आईआरसी की ओर से स्वागत करें। एक बार पुनः मैं माननीय श्री राकेश सिंह जी से निवेदन करूंगी कि डॉक्टर मोहन यादव माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का स्वागत करें। मध्य प्रदेश राज्य पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से अंगवस्त्र पहनाकर और पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से मेमेंटो प्रदान कर सेक्रेटरी जनरल आईआरसी श्री एसके निर्मल जी से मैं विनम्र आग्रह करूंगी कि डॉक्टर मोहन यादव माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का आईआरसी की ओर से पुष्प गुच्छ भेंट कर और मेमेंटो प्रदान कर जोरदार तालियों के बीच हम स्वागत करेंगे। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्य सचिव मध्य प्रदेश आदरणीय श्री अनुराग जैन सर से कि वे माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर श्री राकेश सिंह जी का स्वागत करें। May I now request the Honorable Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh, Shri Anurag Jain sir, to please present a memento and welcome Shri Rakesh Singh ji, Honorable PWD Minister. On behalf of IRC, may I now request Shri S.K. Nirmal, Secretary General IRC, to please present a memento and welcome Shri Rakesh Singh ji on behalf of IRC. Thank you very much. May I now request Shri Avinash Lavania ji to please welcome Shri Anurag Jain, Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh. Shri Avinash Lavania ji, Honorable MD, MPRDC, will now welcome the Honorable Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh. And all the R&D work done in India. Sir, infrastructure development is getting the highest priority from Government of India, and due to this huge and ambitious road construction program taken up during the last 2 decades for highways as well as for rural roads, there is a scarcity of conventional road construction material, and further indiscriminate mining of sand and aggregate is resulting into environment disintegration. So there is an urgent need for promoting use of new, innovative and emerging technologies and sustainable technologies
for road sector, and IRC has taken various steps to encourage the use of new and alternative materials. Sir, in recent years, in order to keep pace with the international technologies, we have finalized new guidelines on high performance concrete, glass fiber reinforced polymer bars, stabilization technologies using commercial stabilizers, modular steel bridges, geosynthetic applications in pavements, gap graded rubberized bitumen, and now we are in the process of finalizing another document on ultra high performance concrete. And so because this innovation in road construction and these new guidelines will definitely help the sector in not only speeding up the road projects, but also result into cost reduction when we see the life cycle cost. So IRC has also set up an accreditation committee, because many of these international practices which cannot be brought to India directly in the absence of IRC code, then there is a need for having the confidence building measures for our execution agencies, and that accreditation committee approves these new technologies and new materials for implementation on trial basis. And so far we have accredited 242 new and innovative materials from this committee. And on the basis of feedback, slowly we are bringing these new technologies and materials into IRC codes, and that is helping us in mainstreaming of these technologies. Sir, in addition to new technology, in fact, tomorrow we have one day dedicated to execution of EPC contracts, which was initially introduced by Ministry in 2012. And we have seen in last 12 years, we have implemented EPC contracts in highways, and many states have also implemented. So we want to discuss what are the various provisions, what are the challenges, how it has helped the sector, and what are the modifications requirement. So tomorrow we will be deliberating on these issues. I'm sure that deliberations made during this seminar will be quite useful for entire road sector, and they will enrich knowledge regarding latest road construction maintenance techniques without compromising quality, durability, serviceability, safety, and environment aspects. With these words, I once again extend my thanks to all the dignitaries, delegates, speakers, exhibitors, invitees, media, and wish all of them an enriching experience for these 2 days. Jai Hind. Thank you. Thank you very much, Mr. Nirmal. Next, I would like to welcome Shri Kamlesh Kumar Pipri, President of Indian Road Congress. Ladies and gentlemen, please put your hands together. He will be addressing the gathering. सभी को मेरा सादर नमस्कार। ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज श्री नितिन गडकरी जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, ऑनरेबल पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश श्री राकेश सिंह जी, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश श्री अनुराग जैन सर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश श्री केसी गुप्ता जी, सेक्रेटरी जनरल IRC श्री SK निर्मल जी, वाइस प्रेसिडेंट IRC श्री सलमुखी जी, मोहित वर्मा जी, MD MPRDC श्री अविनाश लावण्य जी, इंजीनियर इन चीफ गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश श्री RK मेहरा जी, इंजीनियर इन चीफ PWD बिल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश श्री SS बघेल जी, चीफ इंजीनियर PWD एंड लोकल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्री संजय मस्के जी, डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स ऑफ द सेमिनार, डेलीगेट्स, members from press and media, ladies and gentlemen. On behalf of Indian Road Congress, I express my sincere gratitude to Honorable Union Minister for Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari ji, on the occasion of this seminar on emerging trends and technology in road and bridge construction and EPC contract execution, to be organized by the IRC with the support of Government of Madhya Pradesh. I also extend a warm welcome to Union Minister for Road Transport for gracing this inaugural function as a chief guest. I thank Government of Madhya Pradesh for hosting this seminar. I also extend a warm welcome to Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav ji, for sparing time to be with us in spite of his busy schedule to grace the inaugural function of this seminar. I also extend a warm welcome to Honorable PWD Minister, Government of Madhya Pradesh, Shri Rakesh Singh ji, for gracing this inaugural function. Sir, during the 90 years of the journey of Indian Road Congress in 1934,
IRC had supported the programs, policies, and endeavor of the Government of India as well as all state governments in the road sector. And during this course, Indian Road Congress fraternity has arisen time and again to demand posed by the road sector, ranging from rural roads to state highways to urban roads to national highways, expressway, green highways. In short, IRC provided much needed technical support to the entire road sector in the country. An engineering, procurement and construction EPC contract is construction contract in which all the project operation, right from survey, investigation, design, construction to handover are handled by a single contractor. EPC contracting has become the most popular alternative in the recent years since it transfers most of the design, development and construction risk to the EPC contractor, who is also responsible for planning, acquiring material and building the roads. In the standard IRC EPC contract, the principal contractor is hired to complete the project's comprehensive design, drawing, acquire all the material, tools and supply, and then build the facility to the client. The contractor promises to deliver with the guaranteed performance level and at the set price in a certain time. Sir, EPC contract offers numerous advantages, making them an alternative choice for the project owner in India. Single point accountability, streamlined project delivery, cost certainty, risk mitigation, fast time market, assess expertise. A standard agreement, modified RFP documents, pre-qualification requests, all among model documents and circulars for EPC contract that are available from the MORTH, Government of India. The Indian Road Congress released a number of technical guidelines on emerging technologies such as fiber reinforced polymer bars, stabilized pavement, asset management, high performance concrete, guidelines for use of waste plastic in hot bitumen mix, use of iron, steel and copper slags to assist. इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा आयोजित सेमिनार में हमारे बीच भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल के सबसे सक्रिय और ऊर्जावान और चमकदार नेतृत्व के धनी माननीय गडकरी जी पधारे। जोरदार अभिनंदन, स्वागत है उनका। सम्राट विक्रमादित्य की नगरी, राजा भोज की नगरी, पूरा प्रदेश हमारी अपनी उज्जवल कीर्ति, इतिहास की परंपरा लेकर के मध्य प्रदेश पूरे देश तो क्या दुनिया में एक अलग स्थान रखता है। ऐसे में जब नवाचार की बात आती है और खास करके सड़क सेतु निर्माण की नवीन विधाओं और प्रौद्योगिकी के संबंध में ये जो कांग्रेस आज आई है हमारे बीच में, अलग अलग प्रकार से विचार विमर्श करते हुए इस पूरे आयोजन के एक तरह से हम जब भोपाल में बैठ करके बात कर रहे हैं तो राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते से मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये मुझे सौभाग्य आपने दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय हमारे यशस्वी मंत्री जिनने नवाचार और सक्रियता के मामले में अपनी एक अलग पहचान बनाई, श्रीमान राकेश सिंह जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। और ये मेरा सौभाग्य है माननीय गडकरी जी, आपने भाई साहब एक अच्छा काम किया। जब हम विकास के सपने देख रहे हैं तो विकास के आपके उस दिए गए अनुभव और सरकार के माध्यम से हमारे माननीय चीफ सेक्रेटरी ने आपके साथ जो समय गुजारा है, मैं धन्यवाद दूंगा। मध्य प्रदेश सरकार आपका आभार मानेगी। अनुराग जी के माध्यम से हम अपने उन प्रकार से कई मामलों में सकारात्मक और सक्रिय ऊर्जा के साथ ये मध्य प्रदेश को लाभ मिलेगा, जिसके कारण से आपने अपने मंत्रालय को चलाया और मुझे लगा कि अब हमारा भी अपना मध्य प्रदेश सरकार का मंत्रालय उस गति से चलेगा। माननीय अनुराग जी जो चीफ सेक्रेटरी बने अभी हमारे बीच केसी गुप्ता जी अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, वर्तमान में पीडब्ल्यूडी के आप काम देख रहे हैं, एमडी अविनाश लवानिया जी, कमलेश कुमार पीपरी जी अध्यक्ष आईआरसी, एसके निर्मल जी महासचिव आईआरसी, और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, इस अवसर पर आप सब
बात बहुत अच्छे से और बहुत विस्तार से हो गई। भारत शासन के अंदर के काम करने के तरीकों को देखने की भी अनुराग जी ने माननीय प्रधानमंत्री से गति शक्ति अभियान से लगा करके गडकरी जी के अनुभव को भी शेयर किया है। राकेश जी ने भी अपनी बात कही है। मैं 2-3 बातें कह करके ज़्यादा लंबा न कहते हुए कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। हम जब भोपाल में बैठे हैं तो यहाँ हमारी पुरानी तकनीक पे भी गौर करने की ज़रूरत है। नवीन विधा की बात आती है तो प्राचीन काल पे भी ध्यान देना पड़ेगा। हमारे यहाँ डैम बनाने की एक विधा होती है। आमतौर पर कहीं भी डैम बनते हैं, भारत में बने या भारत के बाहर बने, आमतौर पर नदी की मुख्य धारा को रोक करके पानी और इसको स्टोर करके डैम बनाने की पद्धतियाँ हैं। आपको यहाँ से समय मिले तो आप हमारे बड़े तालाब को देखना। ये लगभग 1000 साल पहले राजा भोज के काल का बनाया हुआ तालाब है। इस तालाब की विधा है कि पानी तो आएगा, लेकिन रोकने के लिए मुख्य धारा के बजाय चट्टानों का उपयोग किया गया है। चट्टानों में पानी अपने आप इकट्ठा होगा और पानी की अधिक मात्रा फिर साइड से निकालने का एक गोलार्ध तरफ का रास्ता है, वो बहुत छोटा सा है। पानी का लेवल मेंटेन वही रहेगा, लेकिन कम खर्च में इतना बड़ा तालाब अगर बन जाए, और उससे बड़ी बात यह कि ये किसी भी हालत में फूटने की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि मुख्य धारा कभी रोकी नहीं गई। ये अपने आप में नवीन तकनीक का राजा भोज के काल का 1000 साल का उदाहरण है, जो हमको ये एहसास कराता है कि नवीन तकनीक से बांध कैसे बनाए जा सकते हैं। ये नवीन तकनीक तो हो गई मुख्य धारा की, लेकिन प्राचीन विधा से जोड़ करके कम खर्च में अगर बांध बनाने तो ये भोपाल का बड़ा तालाब हमारे लिए एक माइलस्टोन का काम करेगा। माननीय गडकरी जी, आपके विभाग का एक लाभ मैंने लिया है, मैं बताना चाहूँगा। ये हमारे जायसवाल जी आपके यहाँ है। आपने यहाँ हमारे बीच में इंदौर उज्जैन से एक 4 लेन निकाला था, जो आगे जाकर के सुपर एक्सप्रेसवे से मिलने वाला था या दिल्ली जाने के लिए था। हमारे यहाँ पुरानी सिक्कों की एक तकनीक है, सिक्कों का अपना एक शास्त्र है। सिक्कों का शास्त्र कैसा है कि सिक्कों में जैसे राजा भोज का काल 1000 साल पहले का है, विक्रमादित्य का काल 2000 साल पहले का है, सम्राट अशोक उज्जैन में गवर्नर रहे, ये 2250 साल पहले का है। हमारे यहाँ ये ऐसी लंबी परंपरा में राजाओं ने अपने सिक्के निकाले। तो सिक्कों का एक शास्त्र है कि सिक्के के एक तरफ तो जो राजा रहता था वो अपने चिन्ह कोई लगा देता था, लेकिन उसके पीछे वाली साइड में एक कॉमन चीज रहती थी जो हर बार एक जैसी रहती थी। अर्थात जैसे उदाहरण के लिए उज्जैन का सिक्का अगर 2000 साल पुराना भी होगा, सम्राट विक्रमादित्य काल का, अशोक के काल का भी होगा, 1000 साल पहले राजा भोज के काल का होगा, तो पीछे उसमें एक चौराहा जैसा 4 रास्ते निकल रहे हैं, ऐसा उसका ये अर्थात पूरे देश का सेंटर पॉइंट उज्जैन है, ये उसमें बनाया हुआ है। तो या उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कोई भी देश में कहीं जाएगा तो वो उससे ही उस मार्ग से गुजरेगा, वो मार्ग की पहचान जैसा एक उसमें चिन्ह बना हुआ है। उस चिन्ह के आधार पर चूंकि हमारे यहाँ उज्जैन से आगर होकर के झालावाड़ के रास्ते से दिल्ली का एक 4 लेन आपने मंजूर किया था। मैं जायसवाल जी के पास गया, ऑफिस में बैठा, मैंने कहा भाई आपने ये मार्ग मंजूर कर दिया, टेंडर भी कर दिया, लेकिन ये लंबा पड़ेगा, इसको छोटा करो, इसको उज्जैन से घुमाओ। तो आपने उज्जैन से कैसे घूमेगा? हमने कहा आप एयर डिस्टेंस निकालो। हमने एयर डिस्टेंस निकलवा करके उसकी जो लंबाई देखी तो वो लंबाई वाकई कम निकली। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, जायसवाल जी ने प्रस्ताव बढ़ाया और आप तक मंजूर होकर के आया, बना बनाया हुआ टेंडर कैंसिल किया और नज़दीक का रास्ता निकाला। तो ये जो नई तकनीक के साथ पुराने हमारे अनुभव भी है, कई सारी चीज़ों का जो लाभ जोड़ते हैं, ये मुझे लगता है कि सड़क की गुणवत्ता के साथ साथ इस प्रकार की भी आवश्यकता है जिससे हम अपने सरकार के दिए गए धनराशि का सदुपयोग भी करें, सही उपयोग भी करें, और वक्त के साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गडकरी जी के जो मूल भाव है वाकई ये इसी प्रकार के। जैसे मैं अभी हमारे बीच में बात आ रही थी, हमारे चीफ सेक्रेटरी बता भी रहे थे कि हमारे पास सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, इनको जोड़ करके यह भविष्य की दृष्टि से विस्तार की विकास की जरूरत है। जैसे मैं इस बात को समझ रहा था, हमने अपनी सरकार बनने के बाद संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव चालू किए कि केवल बड़े एक ही नगर इंदौर में रोजगार के लिए बड़े कारखाने बन जाए, इससे बात नहीं बनेगी। भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, तो हमारे लिए संभाग केंद्र पर भी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने की जरूरत है। तो वहाँ के आने जाने के मार्ग भी, लेकिन इनके साथ साथ भारत सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है और उसका हम लाभ कैसे ले सकते हैं, उसको जोड़ते हुए हमारे अपने भविष्य के प्लान बनाने की जरूरत है। जैसे उदाहरण के लिए अभी तक हमारे पास इंदौर से बंबई जाने का मार्ग
एक ही मार्ग था कि इंदौर से उज्जैन, उज्जैन से नागदा, नागदा से रतलाम के रास्ते से बंबई जाना रहता है। इसके अलावा बॉम्बे जाने का रास्ता नहीं, दिल्ली जाने का भी इसी प्रकार का था। तो ये अभी हमारा आमतौर पर 18 घंटे लगते हैं या 14 घंटे से ज़्यादा लगते हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ इंडस्ट्री की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, अगर अभी आज दिल्ली से कोई बंबई जाना चाहता तो उसके दो मार्ग है कि दिल्ली से वो नागदा आएंगे, नागदा से रतलाम के रास्ते आगे बढ़ेंगे जो गुजरात होके जाएगा, और या तो अभी वर्तमान में ग्वालियर से होकर के भोपाल, भोपाल से इटारसी, खंडवा होके बंबई के रास्ते जाएगा। लेकिन जैसे ही हमारा नया रेल मार्ग जो मंजूर हुआ है, खंडवा से इंदौर की ब्रॉडगेज जो हो रही है, जो आपने 4 लेन निकाला है, जिसके माध्यम से एक रास्ता निकलेगा जिसमें 4 से 6 घंटे का हमारा सफर बचेगा और उतने ही किलोमीटर 100 से 200 किलोमीटर बचेंगे। लेकिन इंदौर मनमाड़ एक और नई रेल लाइन मंजूर हो गई, उससे तो और 3 घंटे कम होने वाले। तो आने वाले समय में दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के लिए वापस जो वो मैंने सिक्का याद दिलाया, ये उसी प्रकार से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर इंदौर से होकर के मुंबई दिल्ली के लिए नया बनेगा। तो भविष्य की दृष्टि से इकोनॉमिक कॉरिडोर अपन जब बनाने की बात करेंगे तो इस प्रकार से इन कामों को लेकर के आपके यहाँ काफी अच्छे सुयोग्य इंजीनियर्स भी आए हैं, बाकी विधाओं से जुड़े लोग भी आए हैं। उम्मीद करता हूं कि आज अब यहाँ, चूंकि मैं कुंभ की नगरी से आता हूं जहां अमृत मंथन 12 साल में प्रत्येक बार हमारे सारे संतगण, ऋषि मुनि, महामंडलेश्वर करते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि 2 दिन आप भी अमृत मंथन करेंगे। इसमें निश्चित रूप से भारत के लिए नया एक उद्देश्य की आपकी पूर्ति होगी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सड़क मंत्रालय और नई टेक्नोलॉजी को लागू करते हुए आगे बढ़ेगा। ये बात सही है कि अभी बहुत सारी चीजों में हमने काफी प्रगति की है, लेकिन उतनी संभावना और बढ़ी हुई भी है। ये बात सही है कि हम आमतौर पर जो सड़कें बनाते थे डामर की, उसकी कठिनाइयों के बारे में गाली भी खाते थे, लेकिन काम भी करना पड़ता था, वो बड़ी बात थी। लेकिन आज बदलते समय में ये कितने प्रकार से अलग अलग नई नई तकनीक लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी जो आपकी अपनी स्पीड है, मैं मध्य प्रदेश के बारे में जरूर बताना चाहूँगा कि लगभग 15.5 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से हमारे मध्य प्रदेश सरकार अपने विकास के मामले में आगे बढ़ रही है, सड़क बनाने के लिए आगे बन रही है। और ये जो दूसरा आपका जो आइडिया, उस पर भी हम काम कर रहे हैं कि बना बनाए मार्ग को तो हम चौड़ा करें अपनी जगह, ठीक है, लेकिन ग्रीन फील्ड के माध्यम से एक नए रोड बनाएं, उनके आधार पर जो डेवलपमेंट की आपकी कल्पना है, इस कल्पना पे हमने काफ़ी काम किया है। तो उम्मीद करेंगे कि आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। एक बार पुनः मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, और आपके सभी प्रकार के सुझाव में मध्य प्रदेश सरकार के विकास के मामले में भी आपके सुझाव पे हम आगे बढ़ेंगे। पुनः अभिनंदन, वंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। देवियों और सज्जनों, समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, हम सभी जानते हैं कि साधारण नेता नहीं, एक दूरदर्शी नेता हैं। दिवाली आ रही है, मिठाई मिलेगी, लेकिन हमारी तो होली दिवाली सब मन गई। जोरदार अभिनंदन करो माननीय गडकरी जी का, जिनके आने के पहले हमारा कानपुर भोपाल एक्सप्रेसवे 4 लेन तो मंजूर किया लगभग 6,500 करोड़ से, और आप कह रहे 25,000 करोड़ की और नई सौगात देने वाले बहुत जल्दी। तो इससे अच्छी क्या बात हमारे लिए। तो ये वाकई ये सारे त्योहार एक दिन हो गए। एक बार फिर मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उनका आभार भी मानता, और उनका प्रेम स्नेह सदैव इसी प्रकार से मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार अभिनंदन माननीय गडकरी जी का। और अब मैं माननीय मंत्री जी से विनम्र आग्रह करती हूँ कि आज के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए परम आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे सहयोगी आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, अनेक सालों तक पार्लियामेंट में मेरे साथ जिन्होंने काम किया, ऐसे मेरे सहयोगी और पीडब्ल्यू मिनिस्टर आदरणीय राकेश सिंह जी, 1.5 साल तक मेरे विभाग के सचिव के रूप में
बहुत अच्छा कार्य जिन्होंने किया और अभी आपके चीफ सेक्रेटरी है ऐसे आदरणीय अनुराग जैन जी, आदरणीय केसी गुप्ता एसीएस गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, अविनाश लवानिया, चंद्रमोहन ठाकुर जी, कमलेश कुमार पिपरी जी प्रेसिडेंट IRC, एस के निर्मल सेक्रेटरी जनरल, श्री एस सालुंके वाइस प्रेसिडेंट, श्री मोहित वर्मा वाइस प्रेसिडेंट, श्री RK मेहरा इंजीनियर इंचार्ज, श्री SS बघेल और उपस्थित देश भर से आए हुए सभी इंजीनियर्स, एक्सपर्ट्स, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मुझे आज इस कार्यक्रम में आने के बाद बहुत खुशी हुई। खुशी इस बात की हुई कि रोड कंस्ट्रक्शन और ब्रिज कंस्ट्रक्शन में जो क्वालिटी है और जो नई नई टेक्नोलॉजी है और उसके बारे में एग्जीक्यूशन करते समय अपने विचार मंथन से क्या सुधार करना चाहिए, कौन सी नई टेक्निक अपनानी चाहिए, इसके लिए IRC ने जो इनिशिएटिव लिया है और आप सब लोग इसमें शरीक हुए हैं, ये निश्चित रूप से बहुत बहुत आनंद और अभिनंदन का विषय है। मैं IRC को और मध्य प्रदेश PWD को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारी कोशिश यही है कि क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करें और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करें। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व आप सब लोग जानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि हमारे देश के इकोनॉमी को वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है और विशेष रूप से आत्मनिर्भर भारत बनाना है। एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और इंपोर्ट को कम करना है और ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री को बढ़ाकर हमारे देश की ग्रोथ रेट को जैसे बढ़ाना है वैसे रोजगार का भी निर्माण करके हमारे देश को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाना है। किसी भी देश के विकास में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका किसी की है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, 4 चीजें जहां डेवलप होगी वहां ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री खड़ी होगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी और जहां ट्रेड, इंडस्ट्री और बिजनेस खड़ा होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, वहां रोजगार निर्माण होगा और जहां रोजगार निर्माण होगा वहां की गरीबी दूर होगी। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर ये हमारे सरकार की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है और इसलिए हमें वर्ल्ड में जो सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है और हमारे देश में जो अच्छे प्रयोग है उस प्रयोग को स्वीकार कर हमें इस सेक्टर को क्वालिटेटिव बनाना है। मैं अपने लाइफ में 2 बातें बहुत याद रखता हूं। पहली बात है कि नॉलेज एज ए पावर, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. और ये जो नॉलेज है आपको आपके महाविद्यालय में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT में तो मिला है, पर इस नॉलेज का उपयोग करके ओनरशिप के साथ अगर आपकी विजन क्वालिटेटिव होगी, जो अच्छी बातें उसको स्वीकारते हुए आगे जाएगी, तो देश के भविष्य को बदलने की आपकी ताकत है। आप हमारे आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं, विश्वकर्मा हैं और इसलिए आपका रोल बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए स्वाभाविक रूप से आपके अनुभव से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आप सबका योगदान बहुत बड़ा है। कभी कभी मंत्री होने के नाते बहुत सी बातों का क्रेडिट मिलता है हमको और इसलिए लोगों को लगता है कि ये रोड इन्होंने बनाया। मैं थोड़ी रोड बनाने के लिए आता हूँ, ये रोड तो आप काम करते हैं और इसलिए जब आप अच्छा काम करते हैं तो उसका क्रेडिट मिलता है
और जब गड्ढे पड़ते हैं तो भी हमको डिस्क्रेडिट भी मिलता है। लोग तुरंत सोशल मीडिया पे ठोकने के लिए भी आगे पीछे नहीं देखते हैं। तो इसलिए ये जो आपने सबने मिलकर जो काम किया है उसके कारण कभी कभी ये जो अच्छी बात है, क्रेडिट है, वो हमको मिलता है। मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूँ, वैसे बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ, पर मैं एक मैनेजमेंट में एक बात बहुत अच्छी तरीके से सीखा कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने जब बी स्क्वायर काम किया तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट व्हेन ए एंड बी कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। एंड दिस ट्वाइस ए बी is a result of collective team spirit. We need to establish coordination, cooperation and communication between the stakeholders. जब हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे सुझाव मिलते हैं। मैं अक्सर हमारे सहयोगी को कहता हूं कि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इंफिनिटी। यू कैनॉट कैच योर ओन इमेज। और इसलिए जो जो छोटे छोटे लोग भी होते हैं वो भी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, और जो अच्छी बातें बताते हैं उसके ऊपर किसी का पेटेंट नहीं है, तो उसको स्वीकारना और हमारी कुछ कमियां लोग ध्यान में लाकर देते तो उसको निश्चित रूप से कम करने की कोशिश करना, दैट इज टू बी द बेस्ट वे फॉर सक्सेस। और इसलिए नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज एज ए पावर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दूसरी एक बात जो है वो जो मैं अक्सर याद रखता हूं वो है वेस्ट टू वेल्थ। मैं अक्सर ये बात पे विश्वास रखता हूं कि नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड अप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप that you can convert waste into wealth. अभी कुछ दिन पहले हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास 450 एकड़ जगह डंप यार्ड की थी। अब हमने टेक्नोलॉजी लाई, गंदा पानी जो था वो बेच दिया तो 300 करोड़ रुपए साल के मिलते, शुद्ध करके गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को पावर जनरेशन को दिया। लोग टॉयलेट में पानी डालते, हमको पैसे मिलते 300 करोड़ साल के। फिर कचरे में हमने उसको सेग्रीगेट किया और एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी लाई। ग्लास, मेटल और प्लास्टिक को रिसाइकलिंग हुआ और जो ऑर्गेनिक वेस्ट थे वो बायोडाइजेस्टर में डाल के उसे मीथेन बनाकर बायो सीएनजी बन गया, तो गैस बन गया। तो कचरे के लिए इतनी जगह ही लगती नहीं थी। फिर मेरे मन में आया, मैंने हमारे कमिश्नर को कहा कि हमारा शहर एजुकेशनल हब बनना चाहिए। तो मैं पूना में मेरे बड़े अच्छे संबंध है, सिम्बोसिस करके यूनिवर्सिटी है, उनके मुजुमदार करके चेयरमैन थे। उनको मैंने कहा, मुजुमदार साहब आपको मेरे लिए एक बात करनी होगी। बोले क्या करना है? मैंने नागपुर में आपका कैंपस खोलिए। तो उन्होंने कहा कि एक कंडीशन पे खोलूंगा, अगर आप मुझे जगह दोगे तो मैंने आने के बाद सोचा कि जगह कहाँ मिलेगी शहर में, तो ये डंप यार्ड खाली हुआ था। तो मैंने हमारे कमिश्नर को कहा कि एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन लेकर एक टेंडर निकालो और ₹1 के लीज पर 110 एकड़ जगह हमने 30 साल के लिए सिम्बोसिस को दी। और फिर सिम्बोसिस में मुजुमदार साहब और उनके लड़की को कहा कि डिज़ाइन मेरे बिना नहीं मंजूर करना, आर्किटेक्ट मैं सिलेक्ट करूंगा। और मेरे मित्र है मुंबई में, मैं काफ़ी दिनों तक था ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर करके, ही इज प्रूव टू बी द वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट इन द कंट्री। तो मैंने उनको फ़ोन किया और वैसे भी उनको पहले मैंने हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करने के लिए बुलाया। तो कभी कभी वो मुझे कहते कि नितिन जी तुमने मुझे कहाँ फंसाया। हमने एक रेलवे लाइन शहर से जाती थी डिफेंस में, तो वो लाइन हमने 2.5 करोड़ रुपए में खरीद ली और हफीज को कहा कि इस पर एक अच्छा 35 हेक्टेयर जमीन थी और उसमें हमने एक बहुत अच्छा डिज़ाइन किया मार्केट का और उसका नाम रखा लंदन स्ट्रीट, बाद में ऑरेंज स्ट्रीट किया। 24 पैकेजेस हुए
और अभी तक 7 पैकेजेस हमने बेचे हैं और कारपोरेशन को 2,500 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, 2.5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट, और वो डिज़ाइन किया हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने। और वो कारपोरेशन में काम करते करते इतना तंग हो गया कि बहुत बार मेरे पास आया कि बोले मुझे ज़रा आप यहाँ से छुट्टी दो। बोला नहीं। मैंने बोला आप दुनिया में काम करते हो, अमेरिका में काम करते हो, इंग्लैंड में काम करते हो, दुबई में करते हो, जरा कारपोरेशन में भी काम का अनुभव लो। अगर यहाँ तुम फिट हो गए तो दुनिया के कहीं भी काम के लिए आप फिट हो जाएंगे। अभी 7 पैकेजेस हो गए पूरे। तो उनको मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी का डिजाइन करो। यूनिवर्सिटी आई, 450 करोड़ का कॉम्प्लेक्स बना। इट इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लेक्स इन द कंट्री। अब 15,000 लड़के पढ़ रहे हैं और जितने पढ़े उतने फॉरेन में चले गए। बहुत लोगों को रोजगार अच्छा देश में मिला और बहुत से फॉरेन में चले गए। फिर मैंने, हमारे मुख्यमंत्री थे देवेंद्र जी, उनको कहा कि अब अपने यहाँ नरसिंह मुंजी आनी चाहिए। तो फिर वो अमरीश भाई जो हमारे नरसिंह मुंजी के प्रमुख है, वो बोले मुझे जगह दो। फिर कचरे वाली जगह निकाली, फिर 50 एकड़ उनको दी और परसों उनका भी भूमि पूजन हो गया। और वो केजी टू पीजी करीब 850 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और नागपुर में दोनों इंस्टीट्यूशन आ गई और इसलिए हमारे यहाँ एजुकेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छी हो गई। तो मैंने कहा ये वेस्ट टू वेल्थ नहीं है, ये वेस्ट टू नॉलेज है, क्योंकि कचरे के डंप यार्ड के ऊपर उसका उपयोग हुआ। तो मुझे लगता है कि आपके यहाँ भी कचरे के तो हो गई। अनुराग जी अब हमारे यहाँ से आए, उन्होंने 3 बातें उनकी विशेषता है। एक जो गति शक्ति करके ये जो योजना बनी, जिसके कारण कोऑर्डिनेशन हो, सरकार में साइलोज में काम करती है, एक दूसरे से कोई बात नहीं करता, क्योंकि हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस में लिखा है कि एक अधिकारी ने दूसरे से बात नहीं करना, चर्चा नहीं करना और सुनना नहीं, तो कोई बात नहीं करता। तो पहला आया कि रेलवे अलग ब्रिज बना रहा है, हम अलग बना रहे हैं, और रोड व तीसरा कोई और चौथा कर रहा है। तो फिर प्रधानमंत्री जी बोलते थे बार बार ये साइलोज में चलता है। तो अनुराग जी का कंट्रीब्यूशन है देश के लिए कि उन्होंने गति शक्ति, ये जो प्लेटफॉर्म खड़ा किया, अब इसके कारण हम तो सब समझ जाता है। और जो उन्होंने उनके भाषण में कहा, आप जिस स्टेट से आए हो, ये गति शक्ति को, इस सॉफ्टवेयर को ले जाकर आप इसकी शुरुआत करिए। इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक है कि मैं अभी दिल्ली बेंगलोर से चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे हेलीकॉप्टर से देख रहा था, तो 3 बड़े बड़े टावर रोड में आए और उसको उठाने के लिए 300-400 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। तो मेरे साथ वो भी मध्य प्रदेश के थे, अच्छे अधिकारी थे, पांडे करके, सागर के, रिटायर्ड हुए भी, मेंबर रहने चाहिए। मैंने कहा पांडे जी तुमने IIT पास किया है ना? बोले हाँ। बोले तुमको समझ में नहीं आता, ये टावर थे थोड़ा रास्ता सरका देते तो ये 450 रुपये काय के लिए खर्चा होते? बोले साहब आप सही है, पर ये DPR वालों ने गलती की। ये DPR वाले तो इतने महान लोग हैं कि एक एक जन को पद्मश्री और पद्म विभूषण नहीं देना चाहिए। मैंने कितने गंदे काम हो सकते हैं, कितने इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कोई घर में बैठ के गूगल पे ही प्लान करते हैं। आई एम सॉरी अगर उनमें से कुछ हो गए तो उनकी क्षमा मांगता हूं। भाई पैसा 2 पैसे ज्यादा लो, काम परफेक्ट करो ना। और हम सब जो हमारा चलता है मिनिस्ट्री का झंझट, अनुराग जी और हमको यही ये नया EOT दो, एक्सटेंशन ऑफ वर्क दो, एडिशनल स्कोप ऑफ वर्क करो, पूरा DPR गलत, अलाइनमेंट गलत, और हम यही करते करते हमारी सब समय चला जाता है। तो पहली बात परफेक्शन इन DPR। और इसलिए हमारे जो PDRO होते हैं और आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डेप्यूटी इंजीनियर होते हैं, वो कोई भी रोड प्रोजेक्ट करने के पहले कभी साइट पर जाते हैं क्या? देखते हैं क्या उसको? कहाँ मंदिर आ रही, कहाँ मस्जिद आ रही, पूरा रोड बना दे और मस्जिद और मंदिर के सामने काम बंद कर देते और फिर हमारे पास आते, साहब इसको कैसे निकालना? अरे भाई पहले ध्यान में आता तो रोड बाजू से ले जाते थे। इसका कारण वो गूगल पे बैठ के तय होता है। तो पहली बात यह है कि ओनरशिप चाहिए। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये जो हमारा DPR जो है, डिटेल प्रोजेक्ट, और हमारे PWD मिनिस्टर को कहूंगा कि आपके पास IIT भी होंगी, इंजीनियरिंग कॉलेज भी होंगे,
इनके सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 5-10 लाख रुपए बच्चे को भी अनुभव मिलेगा। उनको बोलो कि ये डीपीआर चेक करो, और आपको ये डीपीआर अगर चेक होगा तो बहुत सी गलतियां ध्यान में आ जाएगी, जिसके कारण फ्यूचर के प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो पहली बात तो एक स्वाभाविक है, और दूसरे फिर अथॉरिटी इंजीनियर है। अभी हमने काफ़ी सुधार किया है उसमें। ये इनको इंडिपेंडेंट इंजीनियर कहते हैं। मैंने कहा पहले इनका नाम बदलो, ये डिपेंडेंट इंजीनियर रखो। कोई तो भी 70 साल का 75 साल का रिटायर्ड आदमी, वही डीपीआर बनाने वाली भी कंपनियां उनकी है। बाकी भी मैं तो बोला अभी ऑफिशियल करो, जितने गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको डीपीआर बनाने के लिए आओ, प्रोत्साहित करो लगे तो, क्योंकि उनके नॉलेज का और एक्सपीरियंस का उपयोग होगा। अब ये जो इंडिपेंडेंट इंजीनियर है, अब उसके लिए भी हमने काफ़ी चेंजेस किए। जब अनुराग जी थे, अब उनको जिम्मेदार पकड़ा, और इसलिए ग्राउंड लेवल पर ये 2-3 बातें जब तक नहीं हो पाएगी, तब तक मुझे लगता है कि हमारा परफेक्शन नहीं होगा। आज हमारे देश का रोड नेटवर्क 63 लाख किलोमीटर है। वी आर द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि अभी सुंदरलाल पटवा जी जब मंत्री थे और मैं मुंबई में मंत्री था, तो सुंदरलाल पटवा जी ग्रामीण विकास मंत्री थे, और मेरे पीछे मुंबई में मेरे घर पे ही उतरते थे। तो मेरे उनके पारिवारिक संबंध बहुत घनिष्ठ थे। तो एक दिन मुझे कहा, नितिन, अटल जी को मिलने के लिए तुमको दिल्ली आना है। तो मैं, पटवा जी क्यों, मुझे क्यों मिलना है? बोला मैं बोल रहा हूँ आना इस तारीख को। मैं कुछ बोल नहीं पाया, मैं बोला आता हूँ। मैं अटल जी के पास गया, और उन्हें पहले बात करके रखी थी, और अटल जी ने मुझे कहा कि तुमने वो शहरों में बहुत काम किया, फ्लाईओवर वगैरह, तुम ये प्रधानमंत्री, ये जो ग्राम सड़क योजना है गांव को जोड़ने वाली, ये तुम बनो। और 3-4 महीने मैंने उसके ऊपर काम किया। पटवा जी को प्रेजेंटेशन दिया, अटल जी को दिया, योजना उनको दी। फिर 1.5-2 महीना कुछ हुआ ही नहीं। फिर पटवा जी ने अटल जी क्या मीटिंग तय की, और अटल जी मुझे तो प्रेम भी बहुत करते थे, और मुझे बोले क्यों, आपको काम बताया, अभी तक क्यों नहीं कुछ हुआ? तो मैंने हंसते हुए कहा, मैं थोड़ी देश का प्रधानमंत्री हूँ, आप है, आप बताओ क्यों नहीं हुआ? तो बोला, मुझे बोले क्या है? मैंने बोला ये नीति आयोग में ये व्यक्ति है, वो बोलता है कि ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये स्टेट सब्जेक्ट है। देयर आर 3 लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो गांव को जोड़ने का काम है ये स्टेट लिस्ट में है, और वो कहता है कि प्रधानमंत्री जी, वी कैन नॉट मेक एनी एक्सपेंडिचर ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, इसलिए ये हो नहीं सकता। तो अटल जी ने मेरे तरफ देखा। अब मैं थोड़ा बोलने में आउटस्पोकन हूँ। बोला, अटल जी, ये तुमको सलाह देने वाला तुमको डुबाने का काम कर रहा है। बोले कैसे? मैंने बोला इसको थोड़ी चुनाव लड़ना है, तुमको चुनाव लड़ना है, और ग्राम सड़क योजना करोगे तो इतिहास में आपका नाम होगा। तो बोले मैं क्या करूं? मैंने बोला इसकी कुछ मत सुनिए, ठप्पा, और आप साइन मारिए, आप तो वहां में वो, आप जो बोलोगे वो होगा। और ये नहीं तो ये अगले बार तुम ये यहाँ चेयर पर तो आना चाहिए, ये काम नहीं होगा तो ये नियमों को कौन दुनिया याद करेगी? यू कैन, आप कर सकते हो निर्णय। अटल जी ने पहली बार निर्णय किया, 15 दिन में डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने घोषणा की, और देश के इतिहास में 6.5 लाख गांवों में से करीब 3.5 लाख गांव उस तक उसको मजबूत रोड से जोड़ने का काम हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने किया तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और इस योजना की शुरुआत अगर किसी ने की तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और उस समय ग्रामीण विकास मंत्री सुंदरलाल पटवा जी ने की। ये इतिहास है, और मेरा सौभाग्य है कि वो योजना बनाने के लिए मुझे मौका मिला। अब आपको ये ग्रामीण रोड से लेकर, डिस्ट्रिक्ट रोड से लेकर, स्टेट हाईवे से लेकर नेशनल हाईवे तक ये बिल्कुल हो सकता है। अभी मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में अनधिकृत लेआउट्स है, मैं अनुराग जी को पता है, आप एक बार आइए तो मैं आपको, तो मुझे रास्ते बनाने हैं। अब एक रास्ता रोड, ये जो अनधिकृत लेआउट झोपड़पट्टी में बनाना, सरकार बोलते ये अनधिकृत है, पैसे नहीं है। अब मेरे को चुनाव लड़ना है तो उनके वोट नहीं मिलेंगे तो मैं कैसे जीतूंगा?
तो फिर मैं सोचा और फिर मैंने एक एक्सपर्ट की मीटिंग बुलाई और मैंने कहा मुझे 25 लाख रुपए किलोमीटर के अंदर रोड 10 साल टिकेगा, ऐसा रोड बन सकता है क्या? तो मैं सब साइंटिस्ट को होने वाला बन सकता है। तो मैं मिट्टी में 20% फ्लैश और उसने कहा सतना जो है तुम्हारे यहाँ, वहाँ का चूना 4%, वो डालकर उसको सॉइल स्टेबलाइज करके फिर उसमें बाद में अगर हम रोलर घुमाएंगे तो रोड 5 साल टिकेगा। एक ने प्रपोजल दिया। दूसरे ने दिया कि ये जो स्टील स्लैग है जो हम रोड में यूज करते हैं उसको बारीक करके, वो भी मिलती है आजकल, वो वेस्ट मटेरियल है, उससे सीमेंट में ऐड होती है, स्लैग सीमेंट, और वो अगर हमने उसमें डाल दी तो अब मैंने उसकी योजना बनाई है और पहला पायलट प्रोजेक्ट का रोड बना, अभी टेस्टिंग होगा। तो 25 लाख रुपए किलोमीटर। जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई उसमें भी विशेष रूप से ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया था कि डिजाइन कैसे बना। अभी अनुराग जी थे तभी हमारे यहाँ सर्कुलर निकला कि देखिए ये डांबर रोड बनाने में बहुत लोगों की खुशी है। हर साल रोड बनता है और हर साल गड्ढे पड़ते हैं और हर साल नया रोड बनता है, इसमें कुछ लोगों को बड़ा आनंद आता है। अब यह आनंद अगर खत्म करना है तो हमने अभी इसके ऊपर एक अल्ट्राटेक का व्हाइट टॉपिंग कंक्रीट लाया है और वो आप व्हाइट टॉपिंग करा दो, 25 साल कुछ नहीं होगा। मैंने हमारे शहर में पूरा शहर कंक्रीट रोड में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ब्लैक कॉटन सॉइल है, गड्ढी नहीं है। और आप अगर ये टेक्नोलॉजी लेंगे, वैसे मुझे बता रहे थे अभी पीडब्ल्यू मिनिस्टर राकेश जी कि उन्होंने इसको स्वीकार किया है, तो ये बिटुमिन रोड और पानी की दुश्मनी है। और हमारे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम इतनी अच्छी नहीं है और पानी जब गिरता है तो उसके कारण बड़े प्रमाण पर ये रोड खराब हो जाते हैं। तो ये अल्ट्राटेक का जो है ये रोड कैसे, इसके लिए भी आप लोग जरूर विचार करिए। जहाँ तक हम रोड बना रहे हैं उसकी हमारे राज्य के, देश के विकास में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 14% है, चाइना की 8% है। परसों मैं अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गया था, वहाँ के बड़े बड़े सीईओ आए थे, उनकी भी 12% है। और हमारे देश में ये लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने का सबसे बड़ा आवश्यकता है कि रेलवे की, वाटरवेज की और हाईवेज की इफिशिएंसी बढ़ानी होगी कम पैसे में। अभी आज मैं आ रहा था, वैसे बहुत दिन जब आता हूँ हवाई जहाज एयरपोर्ट पे उतरता हूँ, बहुत सुंदर है भोपाल, ये लेक बहुत सुंदर है। तो मैं एक बार आया तब शिवराज जी को बताया कि ऊपर से रोपवे बना दो और भोपाल को जोड़ दो, तो ऊपर के ऊपर लोग पानी के ऊपर से चले जाएंगे। फिर दूसरी बार मैंने आया तब उनको कहा अगर थोड़े पैसे खर्चा कर सकते हो तो पानी के अंदर इमेंस टनल बना दो ताकि चेर छार से वहाँ से निकल जाएंगे। आज मेरे मन में आइडिया आई, 15-20 करोड़ की है, पूरा भोपाल बदल जाएगा। मैंने ब्रह्मपुत्रा में और गंगा में करीब 17 जगह पर, ये जो गंगा नदी बीच में है ब्रह्मपुत्रा, उसके लिए हमने इस तीर से उस तीर जाने के लिए एक वो जो स्पेशल कोचिन शिपयार्ड ने रोडवे, वो रोपैक्स, वो एक नए बनाए, वो हमारे कोचिन शिपयार्ड जो है, जो हमारी गवर्नमेंट की है, उसमें क्या करते हैं कि 5 मंजिले की, अभी मुंबई में आप आएंगे तो बीपीटी से अलीबाग जाइए, तो अलीबाग से आप मुंबई गोवा रोड पर जाने के लिए आपको 50 मिनट लगते हैं और साउथ मुंबई से निकलकर रोड से जाएंगे तो 2.5 घंटा लगता है। तो क्या हुआ कि ट्रक, बसेस, कार सब अंदर जाती है और लिफ्ट पे चढ़ के लोग, ऊपर में एक रेस्टोरेंट बना वहाँ चले जाते हैं। और अभी अलीबाग जाने के लिए 3 घंटे लगते थे, अब यह 17 मिनट में जा रही। अभी मुंबई में नया एयरपोर्ट बन रहा है, तो मैंने उनको कहा ये वही उसमें लगा दो कि एयरपोर्ट में डायरेक्ट हमने एक जेटी बना दिया। और मैं शिपिंग मंत्री था, पूरे मुंबई में अलग अलग जगह पर लोग अपनी गाड़ी, कार और अपना ट्रक, बसेस उसमें डालेंगे। रोपैक्स फेमस है बहुत, कोचिन शिपयार्ड ही बनाती है, और उसमें बैठकर गाड़ी रख दो, 17 मिनट में मुंबई से कहीं भी तुम एयरपोर्ट चले जाओगे। अभी 3 घंटे, 2.5 घंटे लगते हैं।
तो मुझे मालूम नहीं है, भोपाल में आप एक बार लाओ और ये रो पैक्स लगा दो, अपनी गाड़ी स्कूटर सब लगेंगी, वहाँ छोटा सा धक्का बनाना पड़ेगा और इधर से उधर पानी पे गाड़ी रखी, उतर गया, चला गया, तो आपका सस्ते में काम हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी में जो इनोवेशंस है, जैसे गंगा के ऊपर, ब्रह्मपुत्रा के ऊपर, ये निकलकर ब्रिज एकदम दूर है, तो 135-200 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था। अब डायरेक्ट ये रो पैक्स के कारण लोग जा रहे हैं। तो ये जो नई नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस है ये, और अभी आपको तो 2 दिन पहले मैं गया था, आपका भेल भोपाल में है ना, वो उनका मिथेनॉल की कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन मैंने किया, जनरल मानकेशा ऑडिटोरियम जो है उधर हमारे डिफेंस का, वहाँ। अब इन्होंने एक टेक्नोलॉजी तैयार की है भेल ने। उन्होंने जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उससे मिथेनॉल बनाया, और हमारे यहाँ मैंने बेंगलोर में कर्नाटक स्टेट कॉरपोरेशन की 25 बसेस 15% मिथेनॉल डाल के अच्छी चलाई, एक सक्सेसफुल हुआ। अशोक लेलैंड ने ट्रक और बसेस लॉन्च की है, और अब मरीन इंजन मिथेनॉल के बन रहे हैं। तो मेरा आपसे एक सुझाव, मिथेनॉल का रेट है 22 रुपये लीटर और डीजल का है 120 रुपये लीटर। और अभी इन्होंने जो टेक्नोलॉजी तैयार की, जनरेटर सेट अशोक लेलैंड और किर्लोस्कर के भी मार्केट में आ गए। तो जहां आप जनरेटर सेट यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में, वहां इलेक्ट्रिक मशीनरी वो भी आ रही है। पूरे आपके जितने जनरेटर्स है वो अगर मिथेनॉल पे जाएंगे तो आप रोड को 1000 करोड़ के रोड में कम से कम 40 करोड़ की कॉस्ट कम कर लोगे। हम डीजल 100 करोड़ का रुपए का लगता है। तो पहली बात तो ऐसी है कि हम कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम कैसे करें। तो डीजल और पेट्रोल के बजाय इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, इसका उपयोग करेंगे, फायदा होगा। अभी आपके यहाँ मैंने बजाज की स्कूटर लॉन्च की थी 2 महीने पहले पूना में, 2 व्हीलर, वो थी बायो सीएनजी के ऊपर। अब सीएनजी बनता है परली से। हमारे यहाँ 400 प्रोजेक्ट शुरू है, 70 एक पूरे हो गए। मैं भी 10 टन सीएनजी बना रहा हूँ। वो सीएनजी में स्कूटर में डालने से एक किलोमीटर पेट्रोल की स्कूटर और मोटरसाइकिल का खर्चा 2 रुपये 25 पैसे आता है, और सीएनजी का खर्चा 1 रुपये आता है। तो आप समझ लीजिए कि आपकी बचत कितनी होगी। ये पेट्रोल डीजल की कार दिखने वाली नहीं है अभी। मेरा कैंपेन है इसके खिलाफ चलता है कि इस देश में 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है, और हमारे देश के हेल्थ प्रॉब्लम की सबसे बड़ी समस्या पोल्यूशन है। और ये ग्रीन फ्यूल हमारे इथेनॉल, बाद में बायो सीएनजी, ये अभी हम बिटुमिन भी बना रहे हैं। मैं परसों हमारे यहाँ मीटिंग हुई, सभी मैन्युफैक्चरर आए थे, इंडियन ऑयल के चेयरमैन थे। मैंने उनको एक काम दिया कि हमारे देश को 90 लाख टन बिटुमिन लगता है, और हमारे देश की रिफाइनरी की कैपेसिटी केवल 50 लाख टन है मैक्सिमम। तो 40 से 50 लाख टन इंपोर्ट होता है। तो मैंने इंडियन ऑयल और बाकी सब रिफाइनरी को बोला कि आप क्या प्रयोग करो, आप ही करो, कि 7% प्लास्टिक आप बिटुमेन में डालो, और जो यूज टायर है दुनिया भर के वो देश में लाओ, उसकी रबर की पाउडर निकालो, 20 रुपए किलो मिलेगी, वो 15% डालो। और अभी जो परली से राइस स्ट्रॉ बन रहा है, परली से ये जो इथेनॉल बन रहा है, उसमें से लिग्नन करके 35% मटेरियल निकलता है, और उसका भाव भी 10-15 रुपए किलो है। 35% लिग्नन। सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये अभी टेक्नोलॉजी का पेटेंट लिया है, इनको मालूम है, उसका जरा सबको जानकारी दीजिए। तो 35% लिग्नट, 15% रबर की पाउडर और 7% प्लास्टिक वेस्ट अगर बिटुमेन में डाल दिया तो बिटुमेन का 50 रुपए का रेट 35 रुपए पे आएगा रेट। तो आपका बिटुमेन सस्ता हो जाएगा और क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। और वही अभी स्टैंडर्ड का बिटुमेन मैंने कहा आप ही तैयार करो, और ये वेस्ट टू वेल्थ हो जाएगा। पूरा प्लास्टिक जो पड़ा हुआ है वो ऑयल कंपनियां खरीद लेगी, वेस्ट प्लास्टिक। रबर टायर है उसका भी यूज हो जाएगा। तो ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसके एक्सपेरिमेंट करने होंगे, और जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद शायद ये भी हो सकता है कि कुछ एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होंगे, कुछ नहीं होंगे। अभी मैं बहुत दिनों से 4-5-6 साल से प्रयास कर रहा था
और इंडियन ऑयल के पीछे लगा कि ये पराली जलती है पंजाब हरियाणा में और दिल्ली में प्रदूषण होता है। फिर मैंने हरियाणा के और पंजाब के मुख्यमंत्री को कहा कि इसको कलेक्ट करने के लिए आप पॉलिसी बनाओ, कंसेशन बनाओ। फिर भारत सरकार ने कुछ कंसेशन दिए। आपको ताज्जुब होगा कि पानीपत में प्लांट शुरू हुआ है, वो जो पराली जलती थी उससे 1 लाख लीटर इथेनॉल बन रहा है, 150 टन बायो बिटुमिन बन रहा है और 88,000 टन बायो एविएशन फ्यूल यानी ईंधन बन रहा है। और आप समझिए कि ये देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं है, वो ऊर्जादाता है। ऊर्जादाता नहीं है, ईंधन दाता है। ईंधन दाता नहीं है, बिटुमिन दाता है। और बिटुमिन दाता नहीं है तो वो एक प्रकार से हाइड्रोजन दाता बनने वाला है। कल शिवराज जी और मैं बाहर निकल रहे थे तो मुझे बता रहे थे पिछले बार मक्के का भाव 1200 रुपये क्विंटल, जब इथेनॉल मक्के से शुरू हुआ तो भाव 2600 रुपये क्विंटल। अब इस साल लोगों ने ज्यादा लगाया तो एकदम भाव डाउन हो गए। आपके छिंदवाड़ा वगैरह में मक्के के रेट कम आ गए। तो मैंने उनको कहा कि इथेनॉल मक्के से बनेगा तो किसानों को भाव मिलेगा। अब मैं वो किसानों को बता दूं, मैं तो किसान, मैं खुद हूँ, मैं ज़्यादातर किसानों में काम करता हूँ, 4 चीनी मिलें चलाता हूँ और जितनी बातें मैं करता हूँ उसके प्रयोग करता हूँ। ये सब मेरे पास प्रूवन एक्सपेरिमेंट है, ताकि लोग विश्वास ही नहीं रखते। और मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूँ, इससे रूरल एग्रीकल्चर इंडिया का तस्वीर बदल जाएगी। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, इसमें सबसे बड़ा फायदा मध्य प्रदेश को होगा। मुझे याद है कि मैं जब अध्यक्ष था पार्टी का तो 3 बार एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के लिए मध्य प्रदेश को पुरस्कार मिला। मध्य प्रदेश के इकोनॉमी का बैकबोन है वो एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में सरप्लस शुगर, सरप्लस कॉर्न, सरप्लस राइस, सरप्लस व्हीट, तो प्राइजेस उतनी बढ़ती नहीं। और हमारी स्थिति ऐसी होगी, एमएसपी ज्यादा है और मार्केट प्राइस कम है। तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए अगर हम ये प्रयोग करेंगे तो किसानों का इनकम दुगना नहीं 3 गुना बढ़ेगा। तो मैं कंस्ट्रक्शन में अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल का उपयोग करने के लिए आप जरूर प्रोत्साहित करिए, ये भी एक रिक्वेस्ट आपको करूंगा। हम लोग ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। टूरिज्म के लिए, रिलीजियस टूरिज्म में हम लोग 4 धाम, बुद्ध सर्किट बना लिया 24,000 करोड़ का, राम वन गमन मार्ग 28,000 करोड़ के सब रोड बन रहे। कैलाश मानस सरोवर तक हिंदुस्तान से, पिथौरागढ़ से रोड बना रहे, 85% काम हो गया। हम महाराष्ट्र में हमारे पंढरपुर को देव आळंदी से एक पालकी मार्ग 12,000 करोड़ का बन रहे, बेट द्वारका का बना। आपके यहाँ की जो रिलीजियस जगह पर है वहाँ अगर अच्छे रोड बनेंगे, वहाँ अगर अच्छे वॉशरूम्स होंगे, रोड साइड एम्यूनिटीज होगी, तो मैं आपको और एक बात के लिए अनुरोध करूँगा कि हम 670 रोड साइड एम्यूनिटीज बना रहे, पेट्रोल, डीजल, वॉशरूम्स अच्छी, इतना उसमें अच्छा किया है कि छोटे बच्चों को दूध पिलाने के लिए माँ के लिए भी रूम बनाई है और पार्किंग है। और उस राज्य का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, फूड वहाँ मिलेगा, पार्किंग अच्छा होगा। फिर मेरे ध्यान में आया कि जब रोड बदल जाता है तो बीच में कहीं 2 एकड़, कहीं 1 एकड़, कोई 3 एकड़ जगह खूब पड़ी है हमारे पास। अभी अनुराग जी थे तभी इसको, पॉलिसी को हम सफ़र करके हमने मान्यता दी है। अब वहाँ चार्जिंग स्टेशन, गैस स्टेशन, पेट्रोल डीजल का स्टेशन, उसके साथ साथ वहाँ एक रेस्टोरेंट, पार्किंग, ये आप अगर करेंगे तो मध्य प्रदेश, वॉशरूम्स होगी तो नए रोजगार भी निर्माण होंगे और लोगों को भी सुविधा मिलेगी। हम लोग 350 रोपवेज भी बना रहे हैं और मुझे लगता है कि इसमें भी आप सब लोगों का काफ़ी फायदा होगा और मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में इसका उपयोग होगा। बाकी भी राज्य इसके ऊपर जरूर काम करे, यही मेरा आपको सुझाव है। अगर रोड अच्छे बनेंगे और फ्यूल अच्छी आएगी तो लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट में आएगी, 9% पे आएगी। अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर 9% आएगी तो हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना बढ़ेगा, तो हमारे देश की इकोनॉमी ग्रोथ एकदम बदल जाएगी। तो रोड से ग्रोथ और प्रोग्रेस, पथ ऑफ प्रोग्रेस, ये रोड है और इसलिए निश्चित रूप से आप लोग विचार करिए। और एक आपका विषय है, इस पर भी शायद आप विचार करेंगे, जो इनोवेशन में यूज ऑफ अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट, ये क्या है? अभी जैसे आप ब्रिज बनाते हैं या ये बिल्डिंग बनाते हैं, दो पिलर है,
मेट्रो में और इसमें 2 पियर के बीच का डिस्टेंस हमारे देश में मैक्सिमम 30 मीटर है। अगर इसकी फैक्ट्री अब सब जगह खुल रही है, अगर ये बनाया तो इसके ऊपर जो ब्रिज दोनों पियर है, दोनों हमारे जहाँ बीम पियर बन रहे हैं, उसके बीच में डिस्टेंस अगर हमने 100 मीटर तक गए अभी, और उसके ऊपर में हम 100 मीटर तक अगर जाएंगे तो कॉस्ट एकदम 20% कम, 25% कम हो जाएगी। और ऊपर का जो बीम है वो स्टील फाइबर में कास्ट होता है, तो मुझे लगता है कि हमारी कॉस्ट 20% कम हो जाएगी विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। और अभी हमने द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनाया और नागपुर में भी बनाया कि नीचे में रोड, ऊपर में रेलवे है जो भोपाल से जाती है ना चेन्नई की तरफ, तो हमारे यहाँ हाँ ये नीचे में रोड है, बाद में रेलवे है, बाद में इसके बाद हाईवे है, ब्रिज है, और उसके ऊपर मेट्रो है। यानी एक जगह पर 4 चीजें बन गई। तो एक कॉस्ट, यही गति शक्ति का भी पर्पज है। और एक पिलर पर बनता है, ऐसे नागपुर में 3 बने हैं, और अब पूना में और चेन्नई में भी हम बना रहे हैं कि एक ही पिलर होगा, और उसमें नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में मेट्रो, और कॉस्ट एकदम कम हो जाएगी। क्योंकि ये आप अगर एक रेलवे अलग बनाएंगे मेट्रो की और एक रोड, तो 200 रुपये लगेंगे, और अगर एक ही ब्रिज पर दोनों बनाएंगे तो 130 रुपये में काम होगा, केवल 30 रुपये बढ़ेंगे। ये देखो, ये ऊपर में मेट्रो है, नीचे में ब्रिज है, उसके नीचे में रोड है। तो ये इसमें अगर हमने ये टेक्नोलॉजी यूज की, अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट वाली, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की, तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, जो इसमें नहीं है। उस समय ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये मलेशिया की थी। मैंने मुंबई आईआईटी के चीफ ये जो इंचार्ज थे रवि सिन्हा, उनके साथ कुछ लोगों को मलेशिया और सिंगापुर भेजा। टेक्नोलॉजी है, आईआरसी ने उसको मान्यता दी है, और ये एक ही पियर पर होगा, तो ये हमारी बहुत बड़ी कॉस्ट इसमें बच सकती है। एक मेरे को आपको रिक्वेस्ट करनी है कि रोड के लिए एग्रीगेट नहीं मिलता, तो 2 चीजें आप करिए कि जिन शहरों में जितना कचरा है, ये स्वच्छ भारत अभियान, जितना कचरा है उसको सेग्रीगेट करिए और रोड में डाल दीजिए। अभी तक हमने 80 लाख टन कचरा डाला है। दिल्ली में गाजीपुर करके माउंटेन है, उसकी हाइट 7 मीटर कम हो गई दिल्ली मुंबई हाईवे में, और UR2 में चंडीगढ़ में, बाद में हमने अहमदाबाद डोलोरो में कचरा डाल दिया। पूरे मध्य प्रदेश के नगर परिषद और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और पूरे देश में जो कचरा है उसको उठाइए, सेग्रीगेट करिए और रोड में डालिए। तो पहले कचरा डालने से इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरा जो मेरा प्रिय विषय है वो अभी हमने महाराष्ट्र में 1000 अमृत सरोवर बनाए। आप एक बार हमारे यहाँ अकोला में पंजाबराव कृषि विद्यापीठ में 36 तालाब बनाए, और वहाँ 350 एकड़, ये भी देखो, ये मिट्टी मुरम हमारे को रोड के काम में आता है। ये फुकट में काम कर रहे हैं हम लोग NHI की तरफ से। ये पूरा मटेरियल ले रहे, ये रोड में डाल रहे हैं, और रोड में डालने के कारण हमको एग्रीगेट मिल गया फुकट में, और यहाँ पानी का तालाब खड़ा हो गया। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में। आप देखो, आप लोग सर्विस में हो तो आप क्या करते हैं, रिटायर्ड होने के पहले तक आप पहले PF वगैरह इंश्योरेंस मिलता है और अपना जमा डिपॉजिट करते हो पैसा हर महीने में। ऊंट क्या करता है, अपने पेट में पानी स्टोर करता है। अगर ये पानी अगर आपने इन तालाबों में स्टोर किया तो ये पानी जमीन के अंदर जाता है। ये आप समझ लीजिए, इसमें थोड़ा सा जियोलॉजी, जियोफार्मोलॉजी, मिनरोलॉजी और क्रिस्टोग्राफी भी है। मैं थोड़ा गया था, हमारे यहाँ जो रॉक्स होते हैं उसके 10 प्रकार हैं: टाल्क, जिप्सम, कैल्साइट, एपेटाइट, ऑर्थोक्लाइट, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। अब मध्य प्रदेश में आपको ढूंढना है कि ये रॉक के अलग अलग स्वभाव है, ये पूरे उसमें से ही है। ये रॉक जो पानी पीने वाला है वहां तक नीचे जाना है, और आपने वो मिट्टी निकाल कर रोड में यूज करनी है, तो आपका भी फायदा, कॉन्ट्रैक्टर का भी फायदा, देश का भी फायदा, किसानों का भी फायदा। और ये जो पानी है, मैं खुद बता रहा हूं मेरे घर की बात। मेरे यहाँ 60 एकड़ खेती है,
1 घंटा मार्च मई में कुआं चलता था। मैंने मेरे खेत के सामने वाला जो नाला था उसका खोलीकरण रुंदीकरण किया और वाटर को थोड़ा सा एक कंक्रीट का ये बना दिया, पानी को रोक दिया। अब मेरे यहाँ 7.5 हॉर्स पावर के 3 पंप है और मेरा 60 एकड़ जमीन फुल इरिगेटेड है और कम से कम 2.5 करोड़ रुपए का इनकम होता है और मैं पूरा इरिगेशन हो गया। पंजाबराव कृषि विद्यापीठ में 350 एकड़ जगह पानी के नीचे थी, अब 4,500 एकड़ पानी के नीचे आ गई और ये तालाबों के कारण आजू बाजू के जगह कुएं का पानी का स्टोर ये लेवल बढ़ गई और किसानों को पानी मिल गया। यानी ये तो आपको 1 रुपए का खर्चा नहीं, गवर्नमेंट से परवानगी लेना है कि वो मुरूम निकाल कर रोड में केवल यूज करने की अनुमति दो। इसकी रॉयल्टी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला है, आपके यहाँ भी आप निकाल लीजिए। मध्य प्रदेश में अगर ये इरिगेशन बढ़ेगा, कुएं को पानी आएगा और सबको अगर सोलर पंप लग जाएंगे तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में लिख देता हूं दुगना होगा और गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा। तो मेरा वाटर कंजर्वेशन के लिए भी विषय है, ज़्यादा समय की कमी है। अल्टरनेटिव फ्यूल के बारे में अब हाइड्रोजन, अब हम लोग हाइड्रोजन के ऊपर के भी इक्विपमेंट आए हैं। ये जो जेसीबी है इनको मैंने सीएनजी पर कन्वर्ट करने के लिए कहा था, ये लंदन की कंपनी है। तो एमडी मेरे को ऐसे करा था, कैसे होगा, बोला वो करके लाओ, मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा। तो जेसीबी हो गया कन्वर्ट, 50% डीजल 50% सीएनजी और रशिया से उनको 1000 जेसीबी का ऑर्डर मिल गया। तो आप ये जितनी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है इसको आप अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल इलेक्ट्रिक पर करिए। हाइड्रोजन भी आ गया, अभी मेरे पास गाड़ी हाइड्रोजन की, कभी आए तो मैं शायद आपको घुमाया, आप मेरे गाड़ी में घूमे, मर्सिडीज से भी अच्छी है। उसका नाम है मिराई, वो जापानी वर्ड है मिराई। मिराई मीन्स फ्यूचर। वी नीड टू थिंक ऑन द लाइन अबाउट द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर अवर डेवलपमेंट। Futuristic vision and futuristic development is related to the progress of our country for the future, और इसलिए हाइड्रोजन हमारा फ्यूचर है। तो आगे हम कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को भी इस पे लाए। स्टील फाइबर की बात मैंने बताई, वाइट टॉपिंग टेक्निक्स की बात बताई, रिसाइकल्ड एस्फॉल्ट पेमेंट, सॉइल स्टेबलाइजर, पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमिन, और सबसे अच्छी बात छत्तीसगढ़ में हमने 80 किलोमीटर बाम्बू का क्रैश बैरियर बना है। शायद मुझे लगता है जबलपुर नागपुर रोड में भी जायसवाल जी कुछ जगह बाम्बू यूज किया है। आपके यहाँ किसान बाम्बू लगाएंगे और क्रैश बैरियर लोहे के बजाय बाम्बू का बनेगा, बहुत मजबूत बना है। आपके इंदौर की जो इंस्टीट्यूट है जो इसको टेक्निकली सैंक्शन करती है, उनने टेस्टिंग करके उसको सर्टिफाई किया है, तो ये इको फ्रेंडली है। तो ये भी आप करिए। दूसरा एफआरपी, फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमर, बाद में ग्लास फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमर बार, ये बहुत अच्छा है, मैंने अपने घर में रखा है। देखो ये स्टील वाले और सीमेंट वाले कार्टेल बना बना के रेट बढ़ाते हैं और इनको जब तक कंपटीशन नहीं होगी ये जमीन पर नहीं चलेंगे। आप जब अल्टरनेटिव मटेरियल तैयार करेंगे तो बराबर रेट ठीक रहेंगे, कंपटीशन होगी और मोनोपोली होगी तो रेट बढ़ेंगे। तो ये ग्लास फाइबर स्टील जो है ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी आपने अप्रूव कर दिया अभी। फिर वेस्ट मैनेजमेंट में यूज ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट ये हो रहा है। फ्लैश को एक समय प्रॉब्लम था, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि फ्लैश को फ्री ऑफ चार्ज लेकर पहुंचा के देना। मैं कल रात को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे शरद बोबड़े, इनकी तबीयत खराब थी, उनके घर में गया था, तो मैंने उनको कहा आपको याद है आपने निर्णय किया था? बोले हाँ। मैंने कहा निर्णय के कारण ऐसा हुआ, अब हमको कोई फ्लैश ही नहीं देता। हमारे सेक्रेटरी अनुराग जी कितने बार पावर वाले के पास गए, यानी जो महत्व नहीं था उसको महत्व आ गया। अब सीमेंट में 35% फ्लैश ऐड होना शुरू हो गया, अब फिर इसके कारण फ्लैश ही नहीं मिल रही। तो ये जो अल्टरनेटिव है फ्लैश जहाँ अवेलेबल है उसका यूज़ करना, रबराइज और प्लास्टिक और बायोबिटुमिन का यूज़ करना जो हम करेंगे आपको बताएंगे। मोर इम्पॉर्टेंट थिंग रोड पर प्लांटेशन करना। ये देखिए हम लोग 40% पोल्यूशन देश का ये रोड वाले करते हैं। हमारे नेशनल हाईवे में इतने बड़े प्रमाण पर ट्रैफिक बढ़ रहा, रोड गाड़ियाँ, मैं तो मजाक में कहता हूँ कि हिंदुस्तान में भगवान ने देन दी है, 2 बातों का एक्सपर्टाइज है,